स्वागत है आपका यूपीपीसीएस के जीएस के इस एक्सप्लेनेशन में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं 2022 के पीटी की। आधे सवाल डिस्कस कर चुके हैं, आधे सवाल पर आते हैं। 78 नंबर के सवाल को देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ चीज है, ऑप्शन दिए हुए हैं। 2024 में हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल में ये चीजें हैं और उसमें नहीं है तो स्पेस रिसर्च। मजे की बात यह है, स्पेस रिसर्च ईयरबुक से आया हुआ है। स्पेस रिसर्च शब्द नहीं है, बट स्पेस रिसर्च में जो अंतरिक्ष कचरा उत्पन्न हो रहा है उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए एक शब्द देखा गया है, वो है स्पेस सस्टेनेबिलिटी, अंतरिक्ष धारणीयता। एनीवे, अगला क्वेश्चन है, किस नदी की बेसिन क्षेत्रफल एरिया सबसे बड़ा है? महानदी का। मुझे ये भी नहीं पता कि इस सवाल को कैसे याद रखेंगे। तो अब जितनी भारत में नदी घाटियां हैं, सबसे बड़ी नदी घाटी, सबसे छोटी नदी घाटियों का एक क्रम तैयार करिएगा। अगले टेस्ट पेपर में मैंने डाला है। आगे, यूकलिप्टस का पेड़ पारिस्थिति के लिए खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि वो पानी सोखता है। पानी सोखता है, लेकिन फिर भी भारत में इस पेड़ को लाया गया, लगाया गया। तो कब आया, कैसे लगाया गया, क्यों लगाया गया, कहां लगाया गया, पानी जो सोखता है उसके बाद भी भारत सरकार इसकी खेती कम क्यों नहीं कर रही है, वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत चीजों को जानना है। तो अगले टेस्ट पेपर में ये सारे इंफॉर्मेशन आपसे पूछे जाएंगे। अगला, अब ये भी एनसीईआरटी का आया हुआ सवाल है। लोकसभा चुनाव से टैली करने की बात आई है। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, और दूसरा कि 7वीं लोकसभा वही जनता पार्टी के सरकार के गिरने के बाद हुई। याद रखिएगा, जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में जो भी परिवर्तन हुए हैं यूपीपीसीएस में, खूब सवाल बनते हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा के लोग अभी भी हैं। आगे फिर आ गए लईक अहमद। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तशती का फारसी में अनुवाद किया? सल्तनत काल में अनुवादित होने वाली पुस्तकों में यह पहली पुस्तक थी जिसका नाम था तूतीनामा। जिया नकस्वी ने इसका अनुवाद किया था, तूतीनामा। यह एक लव सॉन्ग माना जाता है। और मध्यकाल में, खासकर सल्तनत काल और मुगल काल में, जितने भारत में प्रचलित चीजें थी उनको कब्जाने के होड़ चली। तो साहित्य को कब्जाया गया, शहर को कब्जाया गया, बिल्डिंग को कब्जाया गया, नगरों को कब्जाया गया, राजकाज को भी कब्जाया गया। तो ये एक लोकल फॉक सॉन्ग, लव सॉन्ग, डांस सॉन्ग था, उन सबको कब्जाया गया। उसी तरह तीर्थ, मेले, गंडा, तावीज, उसके बाद जो ऋषि मुनि हैं उनके भजन कीर्तन, ये सिर्फ भारत में ही देखे जाएंगे। भारत के बाहर, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर से जाने के बाद आपको 0 चीजें मिलेंगी कल्चरल एक्टिविटी के नाम पर आज भी। तो यहाँ पर यह पहली कब्जाई हुई या ट्रांसलेटेड बुक मानी जाती है। लईक अहमद जी हैं। मैंने बताया कि यूपीपीसीएस में जितने भी मेडिएवल पीरियड के चीजें हैं वो यही मिलेंगी, इन्हीं की किताबों से, और मजबूरी है इनको पढ़ना। जिया नकस्वी, उसी तरह खुसरो साहब हैं, इन्होंने भी कुछ लिखी है, आगे चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब मिली? ये भी एनसीईआरटी आप जानते हैं। हाँ, ये जरूर है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है? डब्ल्यूएचओ ने बोला है पूरी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी इससे पीड़ित है, और भारत भी इससे पीड़ित है, बांग्लादेश में। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा बंगाल पीड़ित है, नॉर्थ ईस्ट पीड़ित है, और बिहार पीड़ित है। तो डब्ल्यूएचओ ने नेचुरल वाटर पॉल्यूशन के ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में मिल जाएगा कि भूमिगत जल प्रदूषण, अभी वाटर क्राइसिस में सिर्फ पानी का कम होना नहीं है, वाटर क्राइसिस में ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड या पॉल्यूटेड वाटर को भी वाटर क्राइसिस में रखा जाता है। तो ये आप याद रखें कि पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी सबसे ज्यादा वर्ल्ड के पॉल्यूटेड एरा में आता है। आगे देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की परंपरागत औषधि वैश्विक केंद्र कहां है? अब जामनगर में खुला है, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था। यह घटना 25 मई सन 2022 की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब डब्ल्यूएचओ ने यहां पर खोला है ट्रेडिशनल हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए अखबार को पढ़िए, और अखबार को पढ़ना जरूरी है। मैंने इसीलिए डेट भी लिख दिया है, इंडियन एक्सप्रेस 25 मई 2022। 85 नंबर के बाद 86 नंबर के सवाल पर आइए। एग्रीकल्चर सब्सिडी के बारे में दिया है, वही फिर एनसीईआरटी आ गया। कितने तरह की सब्सिडी दी जाती है?
किस पर दी जाती है, सब्सिडी का रूप क्या है, और WTO के रूल्स रेगुलेशन में सब्सिडी को लेकर के इंडिकेटर क्या है। जो भी सवाल आएंगे वो यहीं से आएंगे, ब्लू बस सब्सिडी, अंबर सब्सिडी वगैरह वगैरह। IAS में दर्जनों बार पूछा जा चुका है, PCS में भी एंट्री मार चुका है। अब वो गया जमाना कि रुपया कहां से आता है, रुपया कहां से जाता है, जैसे घटनाओं के चक्र में जो आप उलझ करके फैक्ट रखते हैं, अब वो भूल जाइए। अब सब्सिडी के बारे में डिटेल पढ़िए। सब्सिडी के प्रकार, भारत में एग्रीकल्चर सब्सिडी में भी ब्लू, अंबर, पता नहीं और भी क्या क्या उसी से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में। इनपुट सब्सिडी ये है, किसानों को बिजली सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती सब्सिडी के अंतर्गत आता है। WTO ने ये बातें कही हैं, तो एकदम ध्यान से रखिए। पहला और चौथा जो कथन है वो सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो सब्सिडी को लेकर के एक तो लफड़ा जानना है आपको, वो जानना है। ज्योतिबा फुले किससे रिलेटेड है? बिपिन चंद्र, NCERT से आया है। वही ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से, उसमें ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी नामक किताब लिखते हैं। ज्योतिबा फुले अपनी किताब को समर्पित करते हैं अमेरिका के काले लोगों को या अमेरिकन सिविल वॉर को। ज्योतिबा फुले इस साल भी इंपॉर्टेंट है जब फिल्म बन चुकी है और उसका विरोध हो रहा है, कई कारण हैं उसके आगे। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक तो आपको पता है 24 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंशियल से उत्तर प्रदेश कर दिया गया। पहले इसका नाम अवध था, अवध के पहले भी इसका नाम था हजारों लाखों साल से अयोध्या। अयोध्या से औध हुआ और औध से अवध हो गया। अवध की स्पेलिंग OUDH है, तो इसका ओरिजिनल नाम अवध ही है। अवध के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको औध नाम दिया अंग्रेजों ने, OUDH। औध से फिर कई जगह इसमें जुड़े, वेस्ट यूपी का पार्ट जुड़ गया, थोड़ा सा राजस्थान को काट दिए, थोड़ा सा इधर, और इसका नाम पड़ गया यूनाइटेड प्रोविंशियल। बाद में इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले गवर्नर ने आदेश दिया यूनाइटेड प्रोविंशियल को बदल करके अब इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया जाए। अब आप उस गवर्नर का नाम याद रखिएगा, अगली बार टेस्ट पेपर में मैं डाल दूंगा किस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा, या किस व्यक्ति ने यूनाइटेड प्रोविंशियल से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा। अब गोविंद बल्लभ पंत तो याद होगा CM, गवर्नर का नाम याद करिए। खोलिए, क्या खोलिए? वही ईयरबुक, और उसमें लिखा होगा यूपी का ईयरबुक। आगे कुछ ट्राइबल्स दिए हुए हैं। अब देखिए, नागा, कुकी लगातार चर्चे में है। अब जो ये कुकी जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, और जो यानदी जनजाति है वो राजस्थान में। अब एक तो पता है, एक पता नहीं होगा आपको, अब क्या करें? तो इस तरह के ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए ये होता है क्या, कुकी नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है 2, तो 1 2 यहां है, बस एक पता लग गया, उत्तर मिल गया। तो कई बार अब इतनी जनजातियों का 300 से भी ज्यादा ट्राइबल है, सबका नाम याद करना संभव नहीं है। तो 300 ट्राइबल्स हैं, तो उसमें से 1 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप याद रख सकते हैं, बस इतना। आगे देखिए, अगला सवाल 90 नंबर का क्या है? LBS एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सॉरी LBS बैंकों को लेकर के ये क्या है? तो बैंकों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कई सारी चीजें आई और सरकार बनी 1969 में आसपास, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में। उनके जो सेक्रेटरी बने वो थोड़े से कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और उन्होंने ये कहा कि भारत के जो बैंक है वो शहरों इलाकों में ही ज्यादातर केंद्रित है, ग्रामीण इलाकों में नहीं है। इसी के लिए एक गाडगिल कमेटी बनी और उन्होंने कहा कि हर जिले में एक बैंक होना चाहिए जो सारे बैंकों को कनेक्टिविटी करे, और रूरल एरिया में बैंकों की भी विस्तार की योजना हो, और जो सबसे बड़ा बैंक होगा उसी को एक लीड बैंक का दायित्व समझ जाए। लीड बैंक लीडर से निकला है, सब कुछ NCERT में है। 1969 गाडगिल समूह, नरीमन समिति की रिपोर्ट, ग्रामीण इलाकों में पहल हुई, एक जिला एक बैंकों की पहल हुई, और सभी बैंकों में समन्वय का प्रयास, लीड बैंक की स्कीम। अगली बार फिर आएगा लीड बैंक के बारे में। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये पहला कदम माना जाता है। वही NCERT पढ़नी है, कहीं भी नया भागने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा लीड बैंक के पीछे क्या रहा। आगे देखिए 91। अब ये कुछ किताबें हैं और इनको
टैली करना है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, बस एक पता था कि सोमनाथ की रचना किसने की थी, तो राग विबोध ने की। अब इसके पीछे क्या है, और रस कौमुदी जो है वो श्रीकंठ, एक यही पता था रस कौमुदी, बाकी मुझे पता नहीं कहां से आया, मुझे पता नहीं। अब मीथेन के बारे में है, कौन सा प्राकृतिक गैस का है मीथेन। अब मीथेन परिवार के बारे में जानना है, मीथेन कौन है, कितने भाई बहन हैं, और इनके दादाजी और इनके पिताजी और इनके माँ, अर्थात मीथेन परिवार की विशेषता क्या है, मीथेन परिवार क्यों बदनाम है, मीथेन परिवार की उपयोगिता, मीथेन परिवार की नकारात्मकता, आज वातावरण में मीथेन कौन सा गुल या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, ये सारी बातें अगले टेस्ट पेपर में आपको मिलेंगी। स्पेशली मैंने साइंस के किसी स्टूडेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप मीथेन से जुड़े हुए जितने इंफॉर्मेशन है उसमें सवाल बना के दीजिए, क्योंकि अगली बार फिर नेचुरल गैस मीथेन के ऊपर सवाल आएगा। आगे, किसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा प्राप्त होता है। अब इसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। अब इसको मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं कि इसको इतने अच्छे तरीके से कैसे समझाऊं। वही बिम्स्टेक के बारे में इस साल याद रखिए, फिर बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ है 2025 में, कहां हुआ, टारगेट क्या था, अध्यक्ष कौन है, किन मुद्दों के ऊपर बात हुई, वगैरह वगैरह, तो ये याद रखना है। आगे देखिए, फिर क्या है, ये वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार की प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य, ये हरियाली योजना सन 2003 में पंचायत के ऊपर बहुत ज्यादा ये चर्चे में आई थी, ये भी ईयर बुक का सवाल है। आगे 96 में आइए। अब फिर आ गया ज्योग्राफी के कुछ बेहतरीन सवाल। भूमध्यसागरीय जलवायु के क्षेत्र में शीत ऋतु होती है। अब शीत ऋतु क्यों होती है, स्थलीय हवाओं का होता है, दोनों सही और दोनों व्याख्या। फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, वो गतिविधियां क्यों होती हैं, और उन गतिविधियों से हम कैसे प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, जहां जहां हम प्रभावित हो रहे हैं वहां वहां से सवाल आएंगे। तो गर्मी क्यों होता है और ठंडा क्यों होता है, बरसात क्यों होता है, इसकी जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है वही 12th क्लास की एनसीईआरटी है जो आपको याद रखनी है। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा है, किसने नाइटहुड की उपाधि दी। बिपिन चंद्र की किताब में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अब ये नाइटहुड के बारे में थोड़ा सा जानिए। नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड के द्वारा दी जाती, इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा दी जाती, और कोई भी जो ब्रिटिश साम्राज्य के कल्चरल, याद रखिएगा, कल्चरल एरा में इफेक्टेड पर्सन को या कल्चरल एरा में कंट्रीब्यूट करने वालों को दी जाती। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 1913 में उनको गीतांजलि का नोबेल मिल चुका था। साहित्य में योगदान दिए थे जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी। तो अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसने दी, जॉर्ज पंचम ने। कहां दी, ग्रेट ब्रिटेन में। किस उपलक्ष्य में दी, साहित्य में योगदान के लिए। कौन से साहित्य, गीतांजलि। नोबेल कब मिला था, 1913 में। इसका अनुवाद किसने किया, विलियम गेटे ने। कब लिखी गई थी गीतांजलि, वो डेट आपको याद रखना है। तो अगली बार टैगोर आपसे सवाल बन सकते हैं। तो इसी तरह टैगोर की रचना गोरे बायरे भी है, जो स्वदेशी आंदोलन पर भी है। स्वदेशी आंदोलन में टैगोर की भूमिका, टैगोर के विचार राष्ट्रीय आंदोलन में, खासकर स्वदेशी और राष्ट्रवाद आने ही आने हैं। अगले देखिए, अब हिमालय पर्वत में कौन स्थित है, तो अगर एक चीजें हैं, अन्नामलाई, ठीक है। अब अन्नामलाई याद करिएगा, तो अन्नामलाई तीनों में है, तो अन्नामलाई होंगे। अब उसके अलावा ऑप्शन देखिए कि अन्नामलाई कहां नहीं है, तो यहां नहीं है, तो यही उत्तर होगा। अदरवाइज चो जाऊ लहाद से सिरूमली का नाम मुझे नहीं लगता कि किसने सुना होगा। तो इस तरह के सवालों को जब सॉल्व करे ना, तो थोड़े दिमाग को खोल करके रखे। कई बार ऑप्शन को देखते हुए सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो यह अप्रोच और यह रणनीति याद रखे। अगला देखिए, संविधान की मूल संरचना, फिर आ गए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो चर्चा हुई है वही केशवानंद भारती। तो याद रखना चाहिए, गोलकनाथ पंजाब, संविधान में संशोधन नहीं होगा। फिर उसी तरह केशवानंद भारती उलट के रख दिया। एनसीईआरटी से केशवानंद भारती को पढ़िएगा। एनसीईआरटी में जो केशवानंद भारती 1.5 पन्ने में दिया है ना, उसकी अपनी उपयोगिता है। मतलब भारत सरकार भी चाहती है कि कम से कम 1.5 पन्ना आप केशवानंद भारती के बारे में पढ़ें, और आप लोग 2 लाइन पढ़ लेते हैं
केशवानंद भारती के बारे में 1973, और इसी केशवानंद भारती को जजमेंट को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी लगी। नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी, मूल अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट, स्टेट किसी की जमीन ले सकता है या नहीं ले सकता है, फंडामेंटल राइट्स में अगर संपत्ति का अधिकार है तो उसका क्या, कैसे, किस तरह, इसलिए केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें राज्य और न्यायपालिका की भूमिका कैसे, किस प्रकार, किस रूप में है, होनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर जो है सर रीजनिंग का है। विश्व में चिली तांबे का एक प्रमुख उत्पादक है। बिल्कुल है, चिली इसलिए है कि चिली एंडीज पर्वत के पैराफोरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। अब तो दोनों सही है। अब दूसरा, लेकिन चिली में तांबा ही क्यों पाया जाता है? चिली से भारत तांबा मंगाता है कि नहीं मंगाता है? और राजस्थान के खेतड़ी जो तांबे का सबसे बड़ा खान में से एक है, वो तांबा वो भी उत्पादक है, और चिली के तांबे को इतना बेहतर क्यों माना? जैसे कोयला के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, अब एनसीईआरटी में अगर दे दिया तो आपने याद रख लिया। उसी तरह आयरन के भी कुछ प्रमुख प्रकार हैं, बट तांबे के भी कुछ प्रकार हैं। तो भारत का तांबा चिली के तांबे से कैसे बेहतर है या कम बेहतर है, इसके बारे में तैयार रहिएगा। अगले टेस्ट पेपर में इसकी तुलनात्मक विवेचना आपको दिया जाएगा। आगे, अब ये कुछ अधिकारी है, अब ये फिर आ गए। अब ये कहां से आए हैं मुझे नहीं पता, इतने सारे अधिकारी हैं प्राचीन काल में। अब ये कौन से काल में है, मेरा भी हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी और यहाँ पर ये फैक्ट मिला हो कि एंशिएंट इंडिया में ये सब कुछ चीजें हैं। और ये चुंगी वसूलते थे, डकैतों पे मुकदमे रखते थे, रात्रि में सुरक्षा भी करते थे, और ग्रामीण का टैक्स भी वसूलते थे। अब ये मैंने इसमें से सच कहा जाए तो एक भी नाम हिस्ट्री की किताबों में नहीं पढ़ी है। दर्जनों किताबें पढ़ी होंगी, बट कहां से आया ये सवाल मुझे भी नहीं पता। कभी आयोग वाले मिलेंगे तो इनसे पूछेंगे। अप्रैल 22। अब क्या है, स्मार्ट सिटी के बारे में अगला सवाल क्या है? स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कुछ अवार्ड दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में क्या पूछा जा रहा है, कौन कैसे क्या है। इंडियन एक्सप्रेस में पूरा का पूरा निकला हुआ था। उसी तरह 2024 के बारे में रिपोर्ट जानना। अब संस्कृति का केंद्र है इंदौर, शासन को लेकर बड़ौदा है, सामाजिक पहलू को लेकर के तिरुपति है, और नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल है। मुझे तो नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी अवार्ड्स के इतनी सारी चीजों में आपको याद होगा, सिर्फ इंदौर याद होगा या बड़ौदा याद होगा। सामाजिक और नगरीय पहलू मुझे नहीं लगता है किसी को याद होगा। खैर, अब आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कब उद्यान बना, इसकी विशेषता क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, यह कितने जिले तक है, प्रोजेक्ट टाइगर में क्यों, कब शामिल हुआ, क्यों का छोड़िए, इसमें कुल कितने बाघ हैं, मानव पशु संघर्ष में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का नाम अक्सर क्यों आता है, और अभी 2025 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के किस प्रकार का अनाउंसमेंट हुआ। ये 6 लाइन का फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। अगले 5 टेस्ट पेपर में मैंने इससे जुड़े हुए सवाल बने। जब मैं टेस्ट पेपर बना रहा था ना, तो पिछले 5 साल मतलब 2020 से 2019 से 24 के सारे सवालों को मैंने पेज में लिखा। मैं आपको वो पेज दिखा रहा हूं ये। और फिर कहा कि ट्रेडिशनल जितने भी सवाल होने चाहिए वो टेस्ट पेपर में शामिल होना चाहिए, तभी जाकर के सवाल भिड़ेंगे। इतना परिश्रम किया गया। ये देख रहे हैं कि एक बार पहले सवाल को सॉल्व करना, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखना, फिर स्केच से लिखना। इतना मैं क्यों कर रहा हूं? इसीलिए ताकि एक्यूरेसी आ सके। यहां भी होता है, बाजार में पीपीटी मिलते हैं, लेके डिस्कस कर दो, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अब आज के बाद से ये 5 लाइन आप मोबाइल पे खोज के पढ़ सकते हैं। 2 मिनट दे दीजिए जिंदगी का निकाल करके, लखीमपुर खीरी दुधवा। आगे देखिए, सीएनजी किस चीज से बना होता है, इसमें तो वही मीथेन है। काराकुम मरुस्थल कहां है? अब फिर आगे आप सब याद करेंगे कैसे। अब तुर्कमेनिस्तान, इतने सारे मरुस्थल हैं। 2019 से मरुस्थल के ऊपर रिपोर्ट आई है, लगातार चर्चे में है, झक मार के याद रखना ही पड़ेगा, बड़ा छोटा ये। अब ये फिर खिलजी के विजय के बारे में आ गई। अब एनसीईआरटी में ये चीजें दी हुई हैं। गुजरात की विजय पहली विजय थी, और इसी में 1000 दिनारी को खरीदा गया। मलिक कफूर जो एक किन्नर था, उसे किन्नर बना दिया गया। बाद में वो अलाउद्दीन का सेनापति भी बना, और बाद में अलाउद्दीन का वो बेगम भी बना। समझ रहे हैं ना, 1000 दिनारी। तो ये दीजिएगा। पहली विजय गुजरात की है,
उसके बाद रणथंभौर की, फिर वारंगल की, और सबसे फिर चित्तौड़ की। अब जो भी हो, पहली विजय आपकी गुजरात की है, 1000 दिनारी मलिक कफूर, और यही मलिक कफूर को लेकर के अलाउद्दीन गया कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के पास, और यहीं से दौलत लूटते हुए अपने चचा जान और ससुर जान को ऊपर पहुंचा के दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। मलिक कफूर, याद रखिएगा, अलाउद्दीन का सेनापति और अलाउद्दीन का बेगम दोनों। आगे याद रखिएगा, ये कुछ क्रांतियां हैं, क्रांतियों को टैली करना है। थका हुआ सवाल है, एनसीईआरटी से आया हुआ, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये यूएन के कुछ फ्रेमवर्क हैं जो पॉल्यूशन के ऊपर आए, फिर पॉल्यूशन के ऊपर रिपोर्ट आई है, फिर याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर कौन सा है? तो मुरादाबाद। क्यों है? तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि मुरादाबाद में सबसे ज्यादा ट्रैफिक से, सबसे ज्यादा उद्योग से और लाउड स्पीकर इतना बजता है कि वहां पर प्रदूषण की मात्रा ज्यादा हो गई है, और 114 डेसिबल से भी ज्यादा वहां प्रदूषण दर्ज किया गया। और डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से जो केस हो रहे हैं मुरादाबाद में हो रहे हैं। तो अगली बार सवाल आ जाए, जो मैंने यहां बता दिया कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में सबसे ज्यादा प्रदूषण क्यों है, पहला सवाल। दूसरा, उस प्रदूषण के जिम्मेदार कारण कौन है, दूसरा सवाल। और तीसरा, उस प्रदूषण का प्रभाव क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये तीसरा सवाल। तो जब भी सवाल आते हैं ना, तो इन सभी मुद्दों के ऊपर ध्यान रखिएगा कि ये जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कौन है, क्या है, कैसे है, किस रूप में है, उनकी चर्चा होनी चाहिए, या उनकी चर्चा आपको याद होनी चाहिए। तो याद रहेगा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर क्यों है। अगला देखिए, अंतरिक्ष स्टेशन में नासा, फिर वही बात, ये यूपीएससी वाले को और यूपी वाले को नासा से, विबलंडन से, और फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड से या बुकर प्राइज से बहुत प्रेम है। क्या मतलब है नासा के अभियान पूछने का? सवाल की कमी है? अब है, आ गए तो आ गए भाई, क्या है लंबी अंतरिक्ष यात्रा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वेस्ट यूपी के बारे में आ जाते हैं। वेस्ट यूपी अन्य क्षेत्रों के तुलना में ज्यादा विकसित है। काहे विकसित है? क्योंकि यह हरित क्रांति का साक्षी रहा है। सही उत्तर भी है। वेस्ट यूपी इसलिए विकसित है क्योंकि वहां फर्टाइल लैंड है। पहली बात, वेस्ट यूपी इसलिए विकसित है कि वहां पर लोगों फूड प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और शुरू से जमीनें किल्लों में, मतलब बड़ी बड़ी जमीनें हैं, खेती होती है और फूड प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए विकसित है। हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है। वहां पर उद्योग धंधे भी हैं। दिल्ली के एनसीआर के बगल में होने का फायदा भी मिला हुआ है, और हरित प्रदेश के नाम से जाना भी जाता है। तो वेस्ट यूपी, जिस तरह वेस्ट यूपी डेवलप है, उसी तरह ईस्ट यूपी पिछड़ा है, और बुंदेलखंड सबसे बड़ी पिछड़ा है। तो एक बार यूपी पीसीएस के मेंस के क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के भूगोल उत्तर प्रदेश के विकास में प्रमुख निर्धारक होते हैं, कमेंट करिए, बच्चा गिर जाता है। लेकिन वही जब मैं पूछता हूं कि ये बताओ वेस्ट यूपी अलीगढ़ के बाद का जो पूरा इलाका इतना डेवलप क्यों है, तो वो बता देता है। पूर्वांचल क्यों पिछड़ा है, तो वो भी बता देता है। बुंदेलखंड क्यों है इतना पिछड़ा हुआ, तो वो भी बता देता है। तो अगला होमवर्क फिर देते हैं। अब ये बताओ, इसका डेवलपमेंट करने के लिए योगी बाबा क्या कर रहे हैं? 3-3 पॉइंट लिखो और सबको मिला दो, आपका उत्तर तैयार। तो आप जो रट्टा मारते हैं ना, इन रट्टा मार प्रवृत्तियों से अलग होइए। विकास, अब जो सवाल कॉन्सेप्चुअल आएंगे वो इसी रूप में आएंगे। कम से कम जब उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इन तीनों चारों मुद्दों के ऊपर आप अपना ध्यान रखें। आगे 111 नंबर, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अब बांध चर्चा में था, 6 जून 2022 को चर्चा में आया, मैंने इसीलिए डेट लिख दिया है। ये उत्तर प्रदेश के में न होकर के बिहार के बांका जिले में है, बघेलखंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, अहरौरा बांध मिर्जापुर में है, और अडवा बांध को सद्दाम हुसैन बांध भी कहते हैं, यहां चर्चे में था। अब सद्दाम हुसैन बांध क्यों कहते हैं और अडवा बांध चर्चे में क्यों था, 6 जून 2022 को यह अखबार में क्यों आया? अडवा बांध अपने आप में बड़ा फेमस है, अब क्या इसके बारे में ज्यादा बताऊं। एनीवे, आगे देखिए, ये कुछ चीजें अब ये भी मुझे नहीं पता। देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह के बारे में एवरीबॉडी नोन, शिव जी का संबंध त्रिशूल से है, विष्णु जी का संबंध चक्रधारी से है, सरस्वती का संबंध बीणा से है, पर गणेश जी का रस्सी या फंदा क्या कहता है? अब देखिए, इतने आप और हमने सभी लोगों ने गणेश जी की प्रतिमा देखी होगी, बट उनके हाथ में फंदा देखा है? अब देखा है तो क्या है फंदा,
ये मुझे नहीं पता। मैंने अभी एक ने पंडित जी से पूछा भी, जो कथा पढ़ाते हैं, कि बाबा जी गणेश जी के हाथ में फंदा क्यों होता है। उन्होंने 10 मिनट मुझे ज्ञान दिया। अब यही ज्ञान आपके टेस्ट पेपर में है कि देव देवताओं में ये चक्र का मतलब क्या है, बीणा या त्रिशूल का क्या मतलब है, रस्सी और फंदे का मतलब क्या है। कारण क्या है, जो हरियाणा सरकार की पंचवटी योजना है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। खैर हरियाणा तो नहीं, बट उत्तर प्रदेश के अगले पीसीएस में हम जरूर डालेंगे कि इस फंदे का मतलब क्या होता है। डालेंगे, अभी डाला नहीं है, जो टेस्ट पेपर बनाएंगे। आगे 113 नंबर पर है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संघट वाला ग्रोथ समरस होता है। उत्तर मैंने दे दिया, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ में अच्छे से नहीं आया। आगे भारत के बारे में कुछ कथन दिया है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, संसार का लगभग इतना एरिया यहां आता है, कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। अब ये तो सही है, ये भी सही है, 6ठा बड़ा देश नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत में पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय में नहीं, आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो जब ये चौथा गलत हो गया तो ये चौथा ये दो में से कोई एक होगा। और कौन सही है, तो दो ये तो नहीं होगा, पहला भी देखिए वो सही नहीं है, तो सही उत्तर दूसरा और तीसरा है। नॉर्मल सा सवाल है। अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रट्टा मार ना मार के थोड़ा समझने का प्रयास करिए। और मैंने आपसे पहले कहा था, मैपिंग की जो किताब आती है 50-50 पैसे मिलती है या 20-25 रुपए में, उसको खरीद लीजिए और पूरे अपने घर पर, यहाँ कैमरा नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ दिखा देता, अभी भी यहाँ पर ये सटे हुए हैं। अगली बार आपको फोटो खींच के दिखाऊंगा या डिजिटल कैमरा घुमा सकता हूं मैं। मैपिंग जबरदस्त होनी चाहिए, सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे एक बार मैपिंग करेंगे तो। 115 नंबर फिर आ गया वही एनसीईआरटी। इसमें से कौन मौलिक कर्तव्य है, कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्या नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ध्यान रखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएस है आर्टिकल 49 में। यह राज्य का जिम्मेदार होगा, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो इसकी प्रोटेक्शन करे। ध्यान रखिएगा, इस नेशनल हेरिटेज के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, ये है मौलिक कर्तव्य। बस नेशनल हेरिटेज का प्रोटेक्शन और नेशनल हेरिटेज के प्रति सम्मान दो अलग अलग। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा है, और मुझे लगता है कि इस प्रश्न के लिए यूपी पीएससी बधाई के पात्र हैं जो इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। आगे लता मंगेशकर के बारे में दिया हुआ है, क्या है भाई उनके बारे में। एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी, अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका प्रोग्राम हुआ, दोनों सही हैं। 2018 से ही चर्चे में है। एनीवे करंट एक्सप्रेस, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, बहुत अच्छा फैक्ट है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन का है। और कोचीन हवाई अड्डे में कुछ 4-5 लाइन और, ये CIAL कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड के द्वारा संचालित है। UNEP ने इसको अप्रूव किया है। यह 15 मेगावाट के 46,000 पैनल वहां लगे हुए हैं और यह PPP के मोड पर है, ध्यान रखिएगा। और कुछ अन्य और भी चीजें हैं। इस एयरपोर्ट को चलाने में 29 देश के 18,000 शेयर धारकों का पैसा लगा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस में ये सारी न्यूज पढ़ी तो इतनी काम की आई। और यहाँ यूपी वाले बड़े नॉर्मल सवाल पूछे हैं। क्या पूछे हैं, थोड़ा और डेप्थ में जाते तब ना मजा आता। सवाल क्या पूछे हैं कि भारत में सोलर एनर्जी से चलने वाला एकमात्र हवाई अड्डा कौन है, तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। 29 देशों के शेयर धारकों का पैसा लगा हुआ है, ये किसी प्राइवेट GMR के अंडर में नहीं है। 46,000 पैनल लगे हैं 15 मेगावाट के, PPP के मॉडल पर है। UNEP ने मान्यता दी है और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मॉडल पर है। बड़ी वाहवाही हुई थी। अब आप थोड़ा गूगल पे जाइए और कोचीन के इस सौर हवाई अड्डे को थोड़ा सा देख लीजिए, इसके स्ट्रक्चर को, कि कितने ऊपर छत के ऊपर दाएं बाएं सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये आपका कर्तव्य होगा। और कोई इंफॉर्मेशन ये मुझे अगले टेस्ट पेपर में देना था, आगे मैं दूंगा। सोचा
आपको दे दूं, 15 मिनट लगे इस सवाल को सॉल्व करने में, एक सवाल को। आगे देखिए, नीति आयोग के सूचकांक के बारे में पूछा है। अब ये 2022 का है, फिर नीति आयोग का नया सूचकांक आया है 2024 का। अब उसमें बताना, उसमें सवाल आपके टेस्ट पेपर में होगा कि सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, उनके प्रोडक्ट, उनके चीजें, और भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर रहे हैं, और दूसरा प्रदूषण में योगदान भी दे रहे हैं। 2025 आगे, फिर वही राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के ऊपर काम नहीं किए, नीलम संजीवा रेड्डी, नाम याद रखिएगा, धूर्त राजनेता, आंध्रा की पॉलिटिक्स से आया हुआ, बिहार का राज्यपाल भी रहा, क्या नाम है, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहने वाला, और भारत के राजनीतिज्ञों में सबसे अश्लील, वाहियात, दो कौड़ी का चरित्रहीन राजनेताओं में एक। इंदिरा गांधी ने 20 संसद में इसकी धोती फड़वा दी थी, और भी कई तरह की कहानी है। नीलम संजीवा रेड्डी, बाकी सारे लोग सज्जन मिले हैं, यही एक दुर्जन है। अब तक मेरा बस चलता तो मैं पूछता, भारत के राष्ट्रपतियों में सबसे दुर्जन राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि बच्चों को याद होना चाहिए कि राजनीति में ऐसे लोग भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का फेलियरनेस है कि नीलम संजीवा रेड्डी जैसे व्यक्ति राष्ट्रपति कैसे बन गए। ऐसा ही होता है। आगे 120 नंबर का सवाल। अब ये कुछ ताम्रस है, फिर आ गए वही केसी श्रीवास्तव, उन्हीं के बारे में आपको जानना होगा। ये यूपी एयर बुक में भी है। कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत के जो भी स्रोत हैं, अगर उनका कहीं कोई उल्लेख उत्तर प्रदेश में मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि उस ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी रखें। और इसी जानकारी रखने की श्रृंखला कड़ी में उत्तर प्रदेश के भूभाग से कहीं भी कोई भी हिस्टोरिकल अगर मिलता है तो आप उसकी जानकारी रखें। क्या है? तो सर्ववर्मन वो मुद्दा नहीं है। भारत में भूदान का सबसे बड़ा पुराने पात्रों में से एक है। दूसरा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश है। ईश्वर बर्मन जो कन्नौज के रहने वाले थे, 6ठी शताब्दी के हैं, और जौनपुर प्रशस्ति में इनका लेख मिला है। ठीक उसी तरह ईशान वर्मा, बाराबंकी से इनका अभिलेख मिला है, हरहा पाषाण लेख। ठीक उसी तरह जीवित गुप्त सेकंड, ये भी बिहार से जुड़े हैं, और देव वर्णाक अभिलेख मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न क्यों आया, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह संभल आज मंदिर और मस्जिद को लेकर विवादों में है कि जिस संभल के मंदिर को ध्वस्त करके बाबर ने मस्जिद बनाया, ठीक उसी तरह ईश्वर वर्मन के इसी प्रस्तर अभिलेख के ऊपर जमा मस्जिद बना हुआ है। इसी ईशान वर्मा के हरहा पाषाण लेख पर बाराबंकी में भी मस्जिद बनी हुई है, और इसी जीवित गुप्त के इस अभिलेख की गवाही है शाहबाद का मस्जिद। ये तीनों आज भी चर्चे में है। और दिस ऑल फैक्ट आर मेंशन इन इंडियन एक्सप्रेस। ये सवाल क्यों आया भगवान जाने। कई बार जब सत्ता बदलती है उस सवालों का नेचर भी बदलता है। बौद्ध धर्म एक अलग धर्म है, हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। बट हिस्ट्री के ऑप्शनल में एक सवाल आया, उपनिषदों की प्रेरणा से या उपनिषदों की ज्ञान परंपरा से बौद्ध धर्म के सिद्धांत कैसे जुड़े हैं। एग्जामिनर ये खुल के बोल रहा है कि बौद्ध धर्म एक धर्म अलग न होकर के हिंदू धर्म का एक पार्ट है। हिंदू धर्म की बुनियाद ही ईश्वर पर टिकी है, और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। हिंदू धर्म की बुनियाद ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, वेद, पूजा पाठ, यही सारी जुड़ी हैं। और बौद्ध धर्म में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब सत्ता बदलती है तो सवाल भी बदलते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद सवाल बदले हैं। इसी तरह कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी औरंगजेब को महान बना दिया, बाबर को महान बना दिया, मुगलों को तारणहार बना दिया। तो इतिहास का चक्र है, समय बदलता है तो सवाल भी बदलते हैं। तो अभी सवाल का दौर यही है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर इस तरह के वाहियात सवाल क्यों आ गए जीएस में, ऑप्शनल वाले भी ना कर पाए। बट ये वाहियात सवाल नहीं है, इन्हीं के बेस पर कोर्ट में मुकदमेबाजी चली है, और ऐसे 400 एविडेंस दिए गए हैं कोर्ट में। और
बीएसपी जैसे संस्थानों का दावा है कि 40,000 से भी ज्यादा जो मस्जिद भारत में बने हैं वो मंदिरों को तोड़ के बने हैं। हम उनको वापस लेंगे। लड़ाई लंबी चलने वाली है, पता नहीं इस विवाद का क्या अंत होगा, लेकिन जब विवाद होता है ना तो आप उसके ऊपर निगाह बने रखिए। उस विवाद में को रोक नहीं सकते हैं, बट उस विवाद में शामिल मत होइए। खासकर जब ब्यूरोक्रेट बनना है तो उसको एक ब्यूरोक्रेटिक निगाह से देखिए। जैसे संभल में जो कल्की का मंदिर है, बाबर ने उसको कब तोड़ा, अयोध्या के पहले या अयोध्या के बाद? लंबी कहानी है, आगे बढ़ते हैं। सूची का मिलान करना है। अब ये दिवस है, अब ये दिवस कैसे याद करेंगे भगवान जाने। हाँ, फिर आ गया एनसीईआरटी के बारे में। 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता और कर्तव्य के विषय बने। क्यों बने? कि रणनीतिक रूप से यह लब्ध भेदन क्रियाओं का अभाव था, गति मिली। ये भी सही है, ये भी एनसीईआरटी से आया। 20वीं सदी में प्रोबर्टी और प्रोबर्टी हमारी चिंता के कर्तव्य बने। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं था। दुनिया भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एकमात्र उद्देश्य रखा गया गरीबी को दूर करना या गरीबी को कम करना, और इसी के तहत ये सारी चीजें बनी थी। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया। जैसे आज हमारी आर्थिक विकास की नीतियों में गरीबी हटाना प्राथमिकता नहीं है, इंक्लूसिवनेस है, समावेशिता, सबका साथ सबका विकास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट अब ये 2025 में भी आ गई है। 2000 हर 2 साल पर आती है, फिर आपको याद रखना पड़ेगा, तो अब इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। सल्फा ड्रग लगातार चर्चे में है। अब जिन लोगों का साइंस कमजोर है, अब वो सल्फा ड्रग के बारे में थोड़ा सा 8-10 लाइन पढ़े। क्या है? यह एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया के फोलिक सिंथेसिस को रोकता है। यह फोलिक एसिड को कम करता है। बैक्टीरिया को एक्टिव, मतलब कुछ चीजों में जीवाणु संक्रमण में इसका यूज होता है, और इसके यूज से एलर्जी पैदा होती है। तो मतलब जब भी आता है सल्फा ड्रग, क्या है? प्रति जीवाणु आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट है। जब भी कुछ चीजें होती हैं तो सल्फा ड्रग से बनाई हुई दवाइयां हमारे शरीर में सुई के रूप में या कैप्सूल के रूप में दी जाती हैं। तो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया के फोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोकता है। याद रखिएगा, फोलिक एसिड ये कम छिड़कता है, बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं, जीवाणु संक्रमण में यूज होता है, कोई भी इंफेक्शन है, और इसके ज्यादा यूज से एलर्जी पैदा होती है। यही 5 लाइन का इंफॉर्मेशन जरूरी है सल्फा ड्रग के बारे में। 125 नंबर का सवाल देखिए। ये कुछ चीजें हैं जिनको टैली करना है। समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये सारी पत्र पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये कहां मिलेगा? तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के ईयर बुक। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जो पतली सी किताब आती है आप ले ले, उसमें आपको मिल जाएगा। अल्मोड़ा, अब आप कहेंगे कहां? वो समय ये उत्तर प्रदेश का ही अंग होता था। फिर आ गया शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार में कब किया गया? 86 अमेंडमेंट। अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य भी है, और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के बारे में डीपीएस भी है। तो अब शिक्षा को लेकर संविधान के इन 3 बड़े उपबंधों में क्या क्या बातें शामिल की गई हैं, अगले टेस्ट पेपर में डाला हूं, तैयार रहिएगा। आगे बोर्निया द्वीप के बारे में पूछा है। बोर्निया द्वीप कहाँ है, कैसे है, किसका है? तो मैं आपको बता दूं, ये घटना करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। अब ये कार्बन सिंक के लिए फेमस था। इंडोनेशिया और मलेशिया और ब्रुनई के द्वीप आइलैंड पर है। 22 दिसंबर सन 2021 की घटना है, 23 दिसंबर, जिसके चलते यह चर्चे में रहा। तो क्या है? यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही है। अब इसका ओरिजिन वगैरह वगैरह, तो ये चर्चे में आने के पीछे मेन था कार्बन सिंक इलाका था, और उसके वजह से यह न्यूज़पेपर में आया था। मुझे अच्छी तरह याद था, मैंने उस कतरन को निकाला उसी समय और डेट भी बता दिया। करंट इंडियन एक्सप्रेस 23 दिसंबर 2021 के चीजों में है। आगे मेक इन इंडिया के बारे में पूछा है। मेक इन इंडिया के बारे में उस समय आया था, ईयर बुक में जो भी है प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य ऐसे ऐसे करना है, ये मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है। सिरसा, फिर आ गए वही सतीश चंद्र और वही लईक अहमद। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का तख्त खो चुका था। सिरसा ने यह स्टेटमेंट दिया, और यह स्टेटमेंट लईक अहमद में भी है, सतीश चंद्रा में है,
और यही बात मारवाड़ के बारे में कही गई है, जयंत और कुप्पा। ध्यान रखिएगा, जैता और कुप्पा से भिड़ने वाला शेरशाह सूरी था, जैता और कुप्पा को मारने वाले अकबर थे, और जैता और कुप्पा की प्रतिमा बनाने वाले भी अकबर द ग्रेट थे। ये सब वाहियात फैक्ट कहाँ मिलेंगे? तो लईक अहमद के मुगल कालीन भारत में। बट मारे और पत्थर बनवाए ये तो एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, किस राजपूत राजाओं की प्रतिमा अकबर ने बनवाई ये जरूर आ सकता है। तो फिर बेचारे लईक अहमद, इनको लाइक नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन में था तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट में आए और इनकी किताब की बायकाट करने वाले में हम थे, तब से मैं इनको लाइक नहीं करता। बट मजबूरी है इनको पढ़ना, क्योंकि इनकी किताब से सवाल आते हैं। 130 नंबर में सवाल देखिए, अब सीबीएसई बोर्ड से है। अब इसके बारे में क्या बोले कि रायन एक स्टार्च है, मॉडिफाइड। आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, आई हैव नो नॉलेज फॉर दिस क्वेश्चन डिटेल में। आगे कुछ कथन है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादक कवक। अब पादक कवक क्या है इसका भी मुझे सोर्स नहीं पता। हाँ, नई दिल्ली के प्रसिद्ध इमारत को चेंज किया गया, 3 मूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू का अड्डा था। कांग्रेस मुक्त भारत में बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस के द्वारा बनाए गए मैक्सिमम चीजों को छीन रही है, हड़प रही है, बदल रही है। अब उसी में ये एरिया भी था, इसको भी इन्होंने चेंज कर दिया। 3 मूर्ति भवन है। मेरी पीएचडी यहीं से कंप्लीट हुई है। लाइब्रेरी पता नहीं मैं कितनी बार गया, एक एक जगह मेरे जिहान में बसा हुआ है। 1930 में बना था। ये कमांडर इन चीफ का एरिया था, पूरा वाइट ही वाइट है। 1964 में नेहरू जी के मरने के बाद इसे म्यूजियम में बना दिया गया। पहले नेहरू जी यहीं रहते थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी इसी 3 मूर्ति भवन में भारत पाकिस्तान के युद्ध के पहले जब फूड क्राइसिस बनी थी तो उन्होंने इसी 3 मूर्ति इलाके में गेहूं बोया, खेती की और जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद किया। इंदिरा गांधी को लगा ये तो हमारे पिताजी का स्वर्ग है, इसमें ये कमजोर आदमी कैसे गंदा कर रहा है, आगे की कहानी चाहे जो है। तो 3 मूर्ति, वो इलाका जहां पर शास्त्री जी जा करके कुछ फसल उगाए थे, मैंने जाके वहीं पर सेल्फी ली, अपनी नहीं उस जगह की, ताकि याद रहे कि यही वो जगह थी जहां से जय जवान जय किसान का नारा बुलंद हुआ। बाद में सभाओं में देखा गया। मोदी गवर्नमेंट ने इसको म्यूजियम के रूप में बदल दिया है और नेहरू जी की जगह सारे प्रधानमंत्रियों को इसमें घुसेड़ दिया, फिट कर दिया, ताकि यह सिर्फ नेहरू जी की मिल्कियत ना रहे। हम लोगों को यही पता था कि नेहरू जी ने बनवाया, नहीं, इसे 1930 में उस समय के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले भारत के कमांडर इन चीफ ने अपने रहने के लिए बनाया। गवर्नर जनरल वहां रहा करता था जहां राष्ट्रपति भवन है, और सेनापति महोदय यहां रहते थे, दोनों आगे पीछे। आगे ये कुछ लक्ष्य हैं, उनके बारे में पूछा है, 1 2 3 4 बताने की जरूरत नहीं है। ईयर बुक पिछले साल भी आया था, 3 साल से आ रहा है। आगे ये भी है, कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो ऊन। अब ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के कुछ फैक्ट हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि साइंस को लेकर थोड़ा आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। एनसीईआरटी के अलावा सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की किताबें पढ़ना जरूरी है, जो कि आप लोग पढ़ते नहीं। और दूसरा, साइंस के जितने भी सवाल आ जाते हैं तो उस पर ध्यान रखिए और उसके ऊपर होमवर्क करिए कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में उससे जुड़े और सवाल आएंगे। 135 नंबर पर आइए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग राज्य अगर निवेदन करे तो गवर्नर इसकी नियुक्ति करता है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा। और भी आगे है, कुछ युद्ध दिए हो गए, फिर आ गए यहीं पे अंग्रेजों के कार्यकाल में होने वाले युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बेदरा का युद्ध, डचों का कर्नाटक का युद्ध, मैं 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर 3 मराठा युद्ध, फिर पंजाब के साथ 2 सिख युद्ध, सिंध का विलय। ये सारे आपको रटे होने चाहिए क्योंकि सवाल आता है। बेदरा का युद्ध, डच हमेशा के लिए खत्म हो गए, मीर जाफर ने डचों के साथ मिलकर के अंग्रेजों को खदेड़ना। सकूर खेड़ा का युद्ध, निजाम हैदराबाद का ये पंगु हो गया। पोर्ट नोवे का युद्ध, मैसूर, ये इसी के साथ टीपू सुल्तान खत्म हो गए लगभग। फिर मुदगी का युद्ध, ये सिखों के साथ लड़ा गया। तो मतलब कहने का मतलब है ये आंग्ल सिख युद्ध, ये आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आंग्ल निजाम युद्ध, ये आंग्ल डच युद्ध।
ब्रिटिश साम्राज्य को एस्टेब्लिश करने में, और ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वही बिपिन चंद्र की किताब है, उसमें आपको दिया हुआ है, झक मार के आपको पढ़ना पड़ेगा। ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बट क्यों मनाया जाता है ओजोन दिवस, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1987 में यहीं पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर लगभग 49 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था, इसलिए इसको O3 डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो अगली बार कथन और कारण में ये भी शामिल करेंगे, याद रखिएगा। 138 रूर प्रदेश कहां है? तो वही रूर प्रदेश, वही वर्साई की संधि, वही फ्रांस के द्वारा इस कोयला को छीनना, वही वर्साई की संधि को तोड़ने के लिए हिटलर का दावा आना, रूर हमारा है, रूर हमारा है। तो इतिहास में रूर एरिया बिल्कुल ये जर्मनी का झारखंड है, जहां पे कोयला 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 ही कोयला है। आगे, अब ये विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं राज्य, तो अभी इधर 6 महीने में जो भी चुनाव हुए हैं, लगभग जुलाई से लेकर के, जुलाई 2024 से लेकर के, कब है आपका एग्जाम डेट, जो भी हो जैसे भी हो, अक्टूबर सितंबर तक जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके सीएम का नाम तो याद रखिए, उनके राज्यपालों का नाम और उनके विधानसभा स्पीकरों का नाम भी याद रखिए। कहीं गठबंधन की सरकार बनी है तो वो भी याद रखिए। और एक और नया एंट्री मारे हैं, उप मुख्यमंत्रियों के नाम। भारत की राजनीति में उप मुख्यमंत्री का पद गठबंधन की राजनीति का एक नया इंडिकेटर है, सोशल जस्टिस का भी इंडिकेटर है, भाईचारा का भी है, अगड़ावाद और पिछड़ावाद के मिक्सचर का भी प्रतीक है। तो ये मेंस का सवाल है, इंटरव्यू का सवाल है। तो अब इनके बारे में भी याद रखिएगा, सिर्फ सीएम का नाम नहीं, डिप्टी सीएम का, स्पीकर का और गवर्नर का, और जो पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल हुई है गठबंधन, वो भी। ठीक उसी तरह प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार कब बनी? 24 अगस्त को, वही बिपिन चंद्र, याद रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यहां भी है, कौन सा देश स्थल रुद्र है? कई बार आ चुका है, अभी भी आएगा। बोलोविया, मतलब दक्षिण अमेरिका के देशों को याद रखिए, सूरीनाम में नहीं है, उरुग्वे में नहीं है, पेरू में नहीं है। आगे 142, उष्मा के इंजन में कार्बोरेटर किसके लिए प्रयोग होता है? पेट्रोल इंजन के लिए। ठीक है, ये भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए है, आया हुआ है। किस मुगल शासक ने, फिर आ गए लईक अहमद, आई डोंट लाइक लईक अहमद, आई डिसलाइक लईक अहमद, बट वी हैव नो एनी ऑप्शन। विदाउट लईक अहमद यू कैनॉट सॉल्व कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। पूछ रहे हैं बनारस के किस पंडित का संबंध मुगल शासक से था? तो इस पंडित का नाम था कविंद्र आचार्य सरस्वती। ये किसके गुरु थे? शाहजहां के नहीं, दारा सिकोह के गुरु थे, जहां आरा के भी गुरु थे, ब्रजभाषी थे, काव्य दर्शन वेदांत के जानकार थे। तो अगली बार सवाल पूछ सकता है क्या कि ये जो पंडित जी थे वो किसके गुरु थे, वो किस भाषा के जानकार थे और वो किस इलाके के थे? तो ब्रज के इलाके थे और रहते थे काशी में। क्यों? क्योंकि बनारस उस समय सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था विचारक लोगों का। आगे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और उसके एस्टैब्लिशमेंट, वही फिर आ गए बिपिन चंद्र और एनसीईआरटी। तो एटक भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कारण, एटक भारतीय मजदूर संघ, ये बीजेपी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। एटक कांग्रेस से है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस। तो याद रखिएगा, भारतीय मजदूर संघ बीजेपी और एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये है 1920 में बना। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस का, हर पॉलिटिकल पार्टी की घुसपैठ लेबर्स लोगों में, ये में है, ये में, और जैसे ही सत्ता बदलती है हर जगह अपने आदमी फिट किए जाते हैं। ये अंग्रेजों से भारत के लोगों ने सीखा। 145 नंबर, ये सारी चीजें हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। कुछ औद्योगिक केंद्र हैं और उनसे जुड़ाव, ये दर्जनों बार आ चुका है, आगे भी आता रहेगा। सेंट पीटर्सबर्ग, क्यूबा, क्यूबा का एक सिगार है, बड़ा फेमस है। अब ये कौन सा सिगार होता है? ये सिगार चे ग्योरा लेके भारत भी आया था, नेहरू जी को गिफ्ट किया या पता नहीं किसको किया। 146 नंबर का सवाल, ये देखिए, संविधान में उल्लिखित है, एकदम नॉर्मल सा सवाल है। क्या है? उनका क्रम बताइए। तो पहले 1 2 3 4 5 ये जानना है आपको। तो इसमें देखिए, संकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता,
एकदम नॉर्मल है। अब ये क्यों आया, इतना हल्का नहीं आना चाहिए। 147 नंबर करंट अफेयर से है, छोड़ दीजिए। 148 नंबर, अब ये देखिए पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है। उधर देखिए मैंने होमवर्क किया है, ये प्रजाति पर्यावरण में भूमिका निभाते हैं। मतलब अब ये एरिया है, ये मुखर्जी नगर का एरिया है, तो ये यहाँ का कैरेक्टर बन गया। अब इस मुखर्जी नगर में बाहर से कोई आ जाए, इस एरिया को ढक करके यहाँ बिल्डिंग बना दिया जाए, इस एरिया के नदी नाले या तालाब को बंद कर दिया जाए, तो ये यहाँ के इकोसिस्टम को इफेक्टेड किया और यहाँ के एक बायोडायवर्सिटी को इसने भी खत्म कर दिया। उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी निकेत। क्या है, तो ये पर्यावरण में भूमिका निभाते हैं और ये स्थिति का वर्णन करते हैं। कुल मिला के मुखर्जी नगर में होने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यहाँ के पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित किया, उसी चीज को दी है। शंकर आईएएस में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इतनी मोटी जो शंकर आईएएस की किताब है, मैं इसीलिए बोलता हूं कि परीक्षा वाणी को फेंक दीजिए, घटना चक्र को भी फेंक दीजिए, दृष्टि को भी फेंक दीजिए, बट शंकर आईएएस की किताब जरूर पढ़िए और उसमें फैक्ट नहीं कुछ कॉन्सेप्ट की चीजें भी पढ़िए। क्यों? क्योंकि शंकर आईएएस के ये एनवायरमेंट वाली किताबों को लिखने वाला एक एनवायरमेंटलिस्ट ही है। तो एक एनवायरमेंटलिस्ट जब किताबों को लिखता है तो दिल से लिखता है और उसमें वो सारी चीजें शामिल करता है जिस पे हमारी और आपकी निगाह नहीं जाती है। समझ में आ गया? तो 148 के बाद 149 देखिए, खान मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, माइनिंग की रिपोर्ट आई है। इस बार नहीं आएगी क्योंकि नहीं आ चुकी है। 23-24 में भी अब नया टेस्ट पेपर में फिर डाला है कि मिनरल्स की क्या स्थिति है लेकर के। लोहा अयस्क के बारे में फिर मैं बता रहा हूं। जिंदल स्टील से इस बार सवाल आना ही आना है। डेट याद कर लीजिए, आज है 4 जून। जिंदल स्टील के बारे में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील की कंपनी है। चाइना 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर हम है, आयरन एंड स्टील। सॉरी, चाइना 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर जापान है। जापान को पछाड़ के हम आगे आए हैं। आगे 150, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और उनके फाउंडर के बारे में दिया है। तो भारत धर्म महामंडल दिल्ली में बना नहीं, ये कलकत्ता में बना। 1887 में देव समाज की स्थापना लाहौर में हुई थी और ये इंपॉर्टेंट है, राधा स्वामी सत्संग इनकी आगरा में हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, सनातन धर्म रक्षाणी सभा कलकत्ता में हुई थी। राधा कांत देव बनाए थे 1830 में। राम मोहन के विरोधी थे, सती प्रथा के समर्थक थे, लेकिन कन्या शिक्षा के भी समर्थक थे। तो राधा कामदेव, सनातन धर्म रक्षणी सभा, कुछ याद आ रहा है? अभी तक हम लोगों ने राधा कामदेव के राम मोहन रॉय के विरोधी के रूप में ही जाना, सती प्रथा के समर्थक के रूप में ही जाना, रूढ़िवादी के रूप में जाना, कट्टरपंथी के रूप में जाना। बट देखिए सत्ता बदलती है तो व्यक्ति कैसे प्रासंगिक हो जाता है। तो सनातन धर्म रक्षाणी सभा, अगली बार सवाल आ जाए भारत के समाज सुधार आंदोलन में सनातन धर्म संरक्षणी सभा के योगदान की चर्चा करें तो चकराइएगा मत। अगर ब्रह्म समाज रखते हैं, आर्य समाज रखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन रखते हैं, तो सनातन धर्म रक्षाणी सभा क्यों नहीं रट रहे हैं? ठीक उसी तरह योगदान मदन मोहन मालवीय का भी आ जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि मालवीय जी का कैरियर यहीं से शुरू हुआ था। सारे समाज सुधार आंदोलन में देव समाज हमेशा घूम फिर के आता है, माफ करे, राधा स्वामी सत्संग हमेशा आता है, क्योंकि नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आगरे से एक्टिव हुआ। तो इतनी सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कशन की, इसमें आपको कुछ खास चीजें दिखाई दी होंगी कि किसी भी नई किताबों को नहीं पढ़ना है। जो परंपरागत आपको दिखाई दे रहे हैं वही चीजें ज्यादा आपको पढ़नी है या उन्हीं चीजों पर फोकस रखना है। वही एनसीईआरटी, वही ट्रेडिशनल किताबें, और जो सबसे ज्यादा फोकस रखना है वो है करंट एक्टिविटीज पर। यहां आपको दिखाई दे रहा है 80% क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर होने वाले एक्टिविटी से जुड़े हैं। मैंने आपको डेट तक बता दिया कि अगर ये सवाल पेपर में आ रहा है तो उसका लिंक कैसे है। और सत्ता बदलती है तो सवाल भी धीरे धीरे बदलते हैं। हर स्टेट का एक अपना ट्रेंड होता है और उस ट्रेंड को पहचानिए। फैक्चुअल के दिन लद गए, कॉन्सेप्चुअल के दिन आ गए। अब टेस्ट पेपर में अगले क्यों क्वेश्चन वो आएंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। इतना भी बताने पर अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो खुदा गवाह।
आज मुझे 3 घंटे लगे इस पेपर को सॉल्व करने में। ये 2021 का पेपर है, 3 घंटे लगे एक राउंड में सॉल्व करना, दूसरे राउंड में इससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ना, तीसरे राउंड में इससे रिलेटेड फैक्ट्स को लिखना और टू द पॉइंट चीजों को सामने रखना, ताकि आपके दृष्टिपटल खुल जाए। समझ में आता है? ठीक है। मैं कभी नहीं कहता कि सब्सक्राइब करिए या हमसे जुड़िए, मर्जी है आपकी।